अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कूलम लॉ, जो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का। पिछले लेक्चर में के लास्ट में मैंने बताया था कि ये डील करेगा पॉइंट चार्जेस के साथ। तो पॉइंट चार्ज क्या था? द पॉइंट पार्टिकल विद नॉन ज़ीरो चार्ज, मतलब कोई भी एक पॉइंट पार्टिकल जिसकी कोई डिमेंशन ना हो, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके साथ डील करेगा। और स्टार्ट करते हैं हम इसको। सपोज करें हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, ये है जी Q1 मैग्नीट्यूड के साथ, और ये दूसरा जो चार्ज है वो Q2 मैग्नीट्यूड के साथ। अब Q1 Q2 अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, Q1 Q2 को और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। Q1 पे जो फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, और Q2 पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो फोर्स है ये किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसी से डिफाइन बनेगी कूलम लॉ की। तो पहली बात ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, यानी दोनों के प्रोडक्ट के। F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मतलब जो दोनों चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी। मींस अगर चार्ज ज़्यादा वैल्यू का होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, और उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी। अगर चार्ज कम मैग्नीट्यूड का होगा तो उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन कम वैल्यू की होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो उनके सेंटर टू सेंटर मेजर किया जाता है, तो वो कितना है जी, वो हम सपोज कह देते हैं R है। तो जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, मीन्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है फोर्स। अगर चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ेगा तो फोर्स वीक हो जाएगी, अगर चार्जेस के दरमियान फासला कम होगा तो फोर्स स्ट्रांग होगी। अब इन दोनों बातों को कंबाइन कीजिए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R² आ जाएगा। तो ये डिफाइन बन गई कि जो फोर्स है तो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये डेफिनेशन इसकी। अब आगे चलें, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो डेफिनेटली कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट जो होगा यहाँ पे के से डिनोट करेंगे, और वो के क्या चीज़ है? वो है जी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये देखेंगे। तो के की जो वैल्यू दी गई है वो है 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें 4 पाई तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो जो है ना वो चार्जेस क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में है तो इसलिए पाई का जिक्र आता है। बाकी एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट ये एक नई चीज़ है, कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में कहा जाता है कि वो परमिटिविटी है, ऑफ फ्री स्पेस। इसका क्या मतलब है? मींस कि हमने जो चार्जेस अज्यूम किए थे उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं था, बल्कि सिर्फ स्पेस ही थी, वैक्यूम था। तो अब ये परमिटिविटी का जो लफ्ज़ है वो क्या बताता है हमें? तो उससे पहले इसकी वैल्यू देख लें, फिर इसको डिफ़ाइन करते हैं। परमिटिविटी की जो वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है जी इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की। अब परमिटिविटी क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन परमिटिविटी जो है ना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ करें आपने एक रूम के अंदर विंडो लगाई है और उसके अंदर कोई मिरर है, बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आती है, आप मिरर चेंज करते हैं तो जो रोशनी अंदर आती है उसकी अमाउंट भी चेंज हो जाती है।
तो वो जो मिरर लगाया है वो कितनी लाइट को पास करने देगा, ये उसकी परमिटिविटी है। यानी पहला मिरर अगर लगाया था तो अगर उसमें से 10 रेज गुजरती हैं तो 10 में से 6 को पास करने देता है, 4 को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो उसकी परमिटिविटी हुई 10 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 10 सॉरी। और दूसरा अगर लगाया है वो ज़्यादा पास करने दे रहा है, अगर 10 में से वो 8 पास करने दे रहा है तो उसकी परमिटिविटी जो है ना वही 8 आउट ऑफ 10। अब परमिटिविटी इन केस ऑफ चार्ज या फील्ड, ये क्या चीज़ है? देखें, जो चार्जेस हैं वो अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करते हैं। जैसे ये चार्ज है, इसने अपने गिर्द फील्ड जनरेट करना है, नेचुरल है। और फील्ड इसका प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी फील्ड भी स्ट्रांग होगा। तो फील्ड तो उसने स्पेस में ही जनरेट करना है ना, अपना इफेक्ट यानी कि। तो वो जो स्पेस है वो इस फील्ड को कितना अपोज करेगी जनरेट होने में, वो चीज़ बताती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। परमिटिविटी क्या होता है? तो इट इज़ measure of resistance encounter when forming electric field in a मीडियम। आप देखें, जब चार्जेस एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होगा एक दूसरे के ऊपर, उनका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो उनकी फील्ड आपस में ओवरलैप करेंगी, तो इंटरेक्ट करेंगी, उसके रिजल्ट में ही फोर्स जनरेट होती है। तो फील्ड जो है वो कहाँ जनरेट हो रही है स्पेस में, तो वो फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग होगी कितनी वीक होगी इसके बारे में बताएगा ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी का मतलब हो गया। तो अब आगे चलें, हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ताकि हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो के जो था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो हम 4 पाई की जगह 3.14 और जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई फॉर फ्री स्पेस, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पुट कर दें वापस, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने कोई मीडियम कंसिडर नहीं किया, तो ये फोर्स दो चार्जेस के दरमियान जो है ना वो हमें बताती है कि क्या वैल्यू होगी, क्या मैग्नीट्यूड है। तो ये वैक्यूम मीडियम के लिए, स्पेस मीडियम के लिए, अगर मीडियम आएगा तो बात कुछ और होगी, वो फिर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना वो हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको, यानी कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी। अब हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड तो कंसिडर कर ली, मतलब सॉरी कैलकुलेट कर ली ये वाली, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो डिस्कस करनी है अब। तो इन वेक्टर फॉर्म, अब ये हम इसको मेंशन करेंगे वेक्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए एक एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें एक चार्ज है वही Q2 और एक ये चार्ज है Q1। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट जो भी करेंगे, वो जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे की तरफ वो उस लाइन के अलॉन्ग लगती है जो उनके सेंटर को मिलाती है। तो अब ये वाली जो फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है वो F12 के नाम से, और उसका यूनिट वेक्टर R12। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन शो करे, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। इसी तरह जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो वो इस तरफ लगेगी और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो F21 होगी, ठीक है जी।
और जो उसका यूनिट वेक्टर होगा उसे हम नाम देंगे R21। अब क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स मीन के सिर्फ एक ही चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगी, दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगी। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगी। तो इसमें थर्ड लॉ ऑफ जो न्यूटन है वो होल्ड करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। अब हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हम F12 अगर लिखते हैं तो वेक्टर का साइन देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R², और साथ में यूनिट वेक्टर लगाएंगे R12। ठीक है जी। इसी तरह दूसरी लिखेंगे F21 तो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R², और इसकी हम साथ में यूनिट वेक्टर लिखेंगे R21। अब डायग्राम से साफ जाहिर हो रहा है कि R12 और R21 वो आपस में इक्वल और ऑपोजिट है। तो जो फोर्सेस हैं वो भी क्या हुई, इक्वल और ऑपोजिट हुई। नेगेटिव साइन ऑपोजिट के लिए आता है, डायरेक्शन के लिए। तो ये जो दो चीज़ें यूनिट वेक्टर और ये फोर्स ये शो कर रही हैं कि जो कूलम लॉ है वो इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। यानी अगर एक फोर्स को एक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरी फोर्स उसका रिएक्शन होगी। तो अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे, और ये जो मीडियम अगर कंसिडर करते हैं चार्जेस के दरमियान तो वो फिर किस तरह अफेक्ट करेगा दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो वो हम देखते हैं जी। तो अब देखें हम जो मीडियम आएगा दो चार्जेस के दरमियान उससे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस होगी वो देखेंगे। ये हमने जो अभी ड्राइव किया कूलम लॉ से, ये वैक्यूम के लिए, यानी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, जब फ्री स्पेस है तो देन उसके लिए ये वैल्यू है। तो अगर मीडियम आएगा तो उसके लिए एक नया फैक्टर आएगा जिसका नाम जो है ना रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी, अब परमिटिविटी तो आपको समझ आ गई ऑलरेडी कि परमिटिविटी क्या है जी, कि मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर बाय द स्पेस टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है कि जो मीडियम आएगा, जो मीडियम बीच चार्जेस के दरमियान रखेंगे, अब मीडियम शुड बी इंसुलेटर, पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो दोनों चार्जेस आपस में वो तो जुड़ जाएंगे, कंडक्ट कर देंगे। तो वो जो मीडियम आएगा उसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होगा, और इसके आने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी दो चार्जेस के दरमियान, और फोर्स भी कम हो जाएगी। तो कितने फैक्टर से कम होगी, एप्सिलॉन आर फैक्टर। एप्सिलॉन आर जो है ना वो रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है। तो जो वैक्यूम वाली फोर्स होगी उसी से आप मीडियम वाली फोर्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फैक्टर जो है वो वैक्यूम वाली फोर्स पे डिवाइडर लगेगा। मींस अगर आपने मीडियम वाली फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं विद डाइलेक्ट्रिक, तो जो वैक्यूम वाली फोर्स है चार्जेस के दरमियान उसको आप डिवाइड कर दें फैक्टर एप्सिलॉन आर जो भी मीडियम है उसकी वैल्यू से। अब वैल्यूज पुट कर दें। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रेशो नीचे आ जाएगी। तो एफ जो मीडियम होगा 1/4πε0 आर, ये यूँ सेटल हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो मीडियम है उसने आके फोर्स कम कर दी, क्योंकि जो फैक्टर एप्सिलॉन आर आया है रिलेटिव परमिटिविटी का वो डिवाइडर में है और उसने कम ही करनी है। इसमें जैसे जो अगर इसको ही डिफाइन करना हो एप्सिलॉन आर को, यहाँ से कर सकते हैं आप। तो एप्सिलॉन आर जो होगा वो एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम होगा। इसकी सेम रेशो, कोई यूनिट नहीं होता, तो सिंपली वैल्यू होती है, और जो वैल्यू है वो हमेशा
ग्रेटर देन 1 रहती है तमाम मटेरियल के लिए। जैसे एप्सिलॉन आर जो है फॉर फ्री स्पेस के लिए वो 1 है, ठीक है जी। इस तरह एप्सिलॉन आर फॉर एयर जो है वो 1.0006 है, ऑलमोस्ट 1 ही है। मतलब अफेक्ट करती है कि एयर जब आएगी चार्जिस के दरमियान वो इतने फैक्टर से इफेक्ट करेगी। इस तरह बाकी भी जो मीडियम बनते हैं चार्जिस के दरमियान या बनाए जाते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, उनकी वैल्यूज़ बुक में साइड टेबल पे दी गई है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये कि जो मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, अगर वो उनमें से कोई चार्जिस के दरमियान आएगा, यानी कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट अगर आ गया, तो उसकी जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी वो इन्फिनिट है। जब इन्फिनिट से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मतलब फोर्स दो चार्जिस के दरमियान नहीं रहेगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक, वो 0 हो जाएगा। तो फोर्स फिर देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो था कूलम लॉ आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे फिर।